Hello students, how are you all? And welcome back with me in quick and effective studies of physical education where we will cover latest and updated syllabus. So students, today we are going to start our very first chapter, Unit 1, Planning in Sports. So students, आप मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनिए और देखिए, बहुत आसानी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. तो आज का जो ये टॉपिक है हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप इसमें स्पोर्ट्स को कवर करोगे. स्पोर्ट्स का मीनिंग क्या है? स्पोर्ट्स का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक डिफरेंट से एनर्जी आ जाती है. ओके, चाहे तो हम कभी स्पोर्ट्स गेम्स को देखते हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब खेलने के टाइम और उनको देखने के टाइम हम फुल ऑफ एनर्जी से भरे रहते हैं. पर एक चीज है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आपको वो पता नहीं है कि जो ये चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, और हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं, हमारे लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं, पर उसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है, क्या ये आपको पता है? नहीं, आपको ये नहीं पता होगा. तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितनी उनकी प्लानिंग करनी पड़ती है, कौन से फिक्चर्स कैसे डालने हैं, कौन सी टीम क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैचेस करवाएंगे, ये सारा कुछ आज हम अपने इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस कमिटीज ऑफ टूर्नामेंट एंड इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आज हम कवर करेंगे प्लानिंग. प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन. ओके, जैसे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, सबके लिए कोई भी वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, या इवन हम अपने स्कूल में इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल तक करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, नेशनल, कोई भी टूर्नामेंट करते हैं, सबके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है. बिना प्लानिंग के कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है. इवन टूर्नामेंट तो छोड़ो स्टूडेंट्स, प्लानिंग के बिना आप छोटे छोटी एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हो. मींस बर्थडे पार्टी, मैरिज, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, और प्लानिंग हमारे फ्यूचर में किए जाने वाली एक्टिविटीज में हमें हेल्प करती है. अगर हमें कोई टारगेट अचीव करना है, मींस हमें सक्सेस चाहिए हमारे अपने काम में, तो सिर्फ एक प्लानिंग ही ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा हम लोग अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं. ठीक है, प्लानिंग हमें यह बताती है कौन सा काम कब करना है, किसको करना है और कैसे करना है. ये सारी चीजें जो है प्लानिंग में आती हैं. तो ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का टॉपिक. मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. तो प्लानिंग के स्टूडेंट्स कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है, ये देखिए स्क्रीन पे, अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर. तो स्टूडेंट्स, अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर का मीनिंग क्या है कि अगर तो हमारे पास प्लानिंग है, हमारा जो आने वाला टास्क है उसके लिए, तो हमारा जो टूर्नामेंट है, हमारा जो इवेंट है, वो बहुत सक्सेस हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है, फिक्चर्स बना रखे हैं, डाइट सोच रखी है, इक्विपमेंट सब रेडी है, तो ये बहुत सक्सेस हो जाएगा. अगर नहीं है तो सडन हमारे ऊपर क्या है, प्रेशर आ जाएगा. बॉल कहाँ है, वो नहीं मिल रही है, इक्विपमेंट पूरे नहीं है, बैट गायब है, ग्लव्स कहाँ है, मींस इस तरह से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे. ठीक है, राइट टाइम पे ओके, इस टीम का मैच, ए टीम का मैच सी के साथ है कि बी के साथ है, ऐसी तरह की कंफ्यूजन जो है वो हमारे ऊपर आ जाएंगे. तो प्लानिंग का सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव आता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी प्रेशर को. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज एफिशिएंसी. तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग करने से हमारी क्या है, एफिशिएंसी जो है काम करने की वो इंप्रूव होती है, क्योंकि जब हम बैठते हैं सारे प्लान करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, कई बार कोई एक सुजेशन दे रहा है, वो हमें ठीक नहीं लगी, दूसरा दे रहा है, तो इस तरह से मिलके हमारे अंदर एक सुजेशन के अंदर की जो मिस्टेक्स है, कमियां हैं, उनको दूर करती है दूसरी सुजेशन. तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंटली अपना काम करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज भी बनाई होती हैं जिनके द्वारा हर कमेटी अपना काम करने के लिए परफेक्ट होती है और अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है टू कीप गुड कंट्रोल. द मीनिंग ऑफ कीप गुड कंट्रोल, स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली हम देखते हैं कि कोई एक इवेंट हो रहा है, इवेंट का जो एक ही होता है हमारा मेन, जिसको सारे इवेंट को कंट्रोल करना होता है कि इवेंट जो है अच्छे से जा रहा है, बट
उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है वर्क को। अगर काम हमने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी कमेटीज में, तो हमारा उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। कैसे? क्योंकि अगर हम पूछेंगे ओके डाइट इज रेडी, तो रिफ्रेशमेंट कमेटी बोलेगी यस इट इज रेडी। ओके बोर्डिंग लॉजिंग अरेंज, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेडी, ट्रांसपोर्टर जवाब देंगे। तो इस तरह से क्या है कि हमारा अपने पूरे टूर्नामेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है कि कमेटीज बनती हैं, और कमेटीज जब बनती हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। ये नहीं होगा मेरी रिफ्रेशमेंट की ड्यूटी है और मैं जाके दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा हूं आपने पानी का अरेंजमेंट नहीं किया है, आपने फ्रूट का अरेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि रिफ्रेशमेंट कमेटी मेरी है, मुझे ही काम करना है, मैं सर्टिफिकेट वाली कमेटी को क्यों बोलूं जाके। तो इस तरह से हर कमेटी अपना काम अपने तरीके से करती है, और वहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम होता है, जो कि बहुत अच्छे से सक्सेस इवेंट की एक सबसे बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंस है। ओके, तो उसके बाद आता है रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स। तो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताती हूं कि गलतियां जो है वो इंसान करता है, और कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जिसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां ना हो जाती हैं, ठीक है। बट प्लानिंग, अगर हम ये कहें कि प्लानिंग करने से बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी, तो ये आई एम नॉट राइट, बिकॉज छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती हैं, बट उनको ओवरकम करने में प्लानिंग बहुत हेल्पफुल होती है। हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं कि वो ह्यूज लेवल पे हमारा टूर्नामेंट स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है, पर वो सक्सेस हो जाए। इसलिए जो गलतियां हैं वो हम रिड्यूस इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इससे रिलेटेड और भी कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे इनहेंस परफॉर्मेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे कई तरह के जो है हमारी ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें प्लानिंग में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, पहले तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फ्लो चार्ट की एक पिक्चर, एक इमेज अपने दिमाग में सेव करके रख लो। ये इमेज अगर आपके दिमाग में सेव हो गई तो आपको ये सारी कमेटीज जो है आपके टिप्स पे हो जाएंगी, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सुनना है वो आप में वीडियो में सुन रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी हमें प्लान करना हो, कोई भी हमें काम करना हो, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कमेटीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारी कमेटी आती है हमारी टूर्नामेंट डायरेक्टर। अब ये टूर्नामेंट डायरेक्टर जो है ये कौन होता है? तो स्टूडेंट्स, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है, ये हमारे जो इंचार्ज होता है हमारे टूर्नामेंट का, बेसिकली जिसने ओवरऑल सारी एक्टिविटीज को देखना होता है, पूरा कंट्रोल रखना होता है, और फिर वो क्या है, मीटिंग्स भी लेता है आगे बाकी कमेटीज की, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा आता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये अलग अलग कमेटीज की मीटिंग करती है कि उसको ये काम ऐसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो डिस्कस करने हैं, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, क्योंकि ये हेड ने तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी को अपना वर्क दे दिया। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से काम करवाना है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, एक स्कूल में जैसे प्रिंसिपल का रोल होता है, वहां पे टूर्नामेंट में टूर्नामेंट डायरेक्टर का हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी जहां पे स्कूल में हमारे कोऑर्डिनेटर्स का काम होता है, वहां पे ये एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर हमारे स्कूल के टीचर्स हो गए, और यहाँ पे हमारे कमेटी के मेंबर्स हो गए। ओके, इस वे से अगर आप लर्न करोगे तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप दिमाग में रख के लर्न करोगे तो आप कभी फिजिकल एजुकेशन को भूल नहीं सकते हो। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन सी कमेटीज आती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कमेटी हमारी आती है फाइनेंस कमेटी। अब फाइनेंस कमेटी क्या है? कोई भी काम करना है उसके लिए हमें बजट की बहुत जरूरत होती है। बिना बजट के हम कोई भी सोच भी नहीं सकते हैं, इवन डेट भी कैसे फिक्स कर लें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो एक बजट सेट करना है कि हमारा कितना खर्चा होगा, कितना हमारा बचेगा, क्या हमें कैसे खरीदना है, ये सारा एक कौन बनाएगा? एक फाइनेंस कमेटी। तो सबसे पहले हम फाइनेंस कमेटी को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमेटी का काम होता है। उसके बाद आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने फाइनेंस भी लगा दिया, डेट भी फिक्स होगी, हमारा टूर्नामेंट आने वाला है, हमारे टूर्नामेंट की पब्लिसिटी नहीं हुई है, तो क्या करेंगे हम? वहां पे पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है, वो बैनर लगवाएगी, एडवर्टाइजमेंट करवाएगी। तो इस तरह से वो अपने कि हमारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो टूर्नामेंट देखने आए। तो ये काम होता है पब्लिसिटी कमेटी का। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या मीनिंग होता है कि टीम्स आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, सपोज करो कोई टीम करनाल से आ रही है, कोई टीम बठिंडा से आ रही है, कोई अमृतसर से आ रही है, और मोर ओवर कोई हरियाणा ये पंचकुला वगैरह साइड से आ रही है, ठीक है। टीम्स आ रही हैं, तो कई बार टीम ट्रेन से आती हैं,
या प्राइवेट बसेस में लेके आते हैं कोचिज, तो वहां पे हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी ने क्या काम करना है कि उसके पास सारे कोचिज के कांटेक्ट होने चाहिए जो वो स्कूल से कलेक्ट कर लेंगे, और फिर वो उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट अपनी भेजेंगे जिसमें वो सारे प्लेयर जो है लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे। रिसेप्शन कमेटी, स्टूडेंट्स आ गए सारे, स्कूल में पहुंच के जहां पे जो हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहां पे क्या होगा, रिसेप्शन कमेटी आपका वेलकम करेगी। रिसेप्शन कमेटी में आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओगे कि वैलिड है नहीं है, स्कूल के आई कार्ड दिखाओगे, अपनी सिक्योरिटी दोगे वहां पे, ठीक है, कि हम यहाँ पे इतने दिन रहेंगे, ये टूर्नामेंट की फीस है, जो भी आपको देना है वहां पे रिसेप्शन कमेटी पे आप अपना सबमिट करवाओगे, तो यहाँ पे परफॉर्म करेगी रिसेप्शन कमेटी अपना काम। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी कोई और काम नहीं करेगी सिवाय ग्राउंड मार्किंग के, इक्विपमेंट्स को कलेक्ट करने के, कि सपोज अगर हमें एथलेटिक मीट करवानी है तो बैटन्स कहाँ पे हैं, हमारे डिस्कस कहाँ है, शॉट कहाँ है, कहाँ पे फ्लैग लगाने, मींस इस तरह से वो ग्राउंड को मैनेज करेगी। उसके बाद आता है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी में हमें 2 से 4 तक के अटेंडेंट चाहिए कि इमीडिएट कई बार स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, किसी तरह की मसल पुल हो जाता है, तो हमें वहां पे फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट एड कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तो हर एक टूर्नामेंट में जरूरी हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रेशमेंट कमेटी। अब रिफ्रेशमेंट कमेटी, इसके क्या काम है, इसने गेस्ट को भी देखना है, इसने चीफ गेस्ट को भी देखना है, इसने अगर पेरेंट्स इनवाइटेड होते हैं तो उनको भी देखना है, और अगर ठीक है इसी कमेटी ने प्लेयर्स को क्या देनी है रिफ्रेशमेंट, उनको बीच में एनर्जी ड्रिंक देना, ये सारी चीजों का मैनेज किसने करना है, रिफ्रेशमेंट कमेटी में। इसमें कोई और कमेटी नहीं अपना बीच में पार्टिसिपेट कर सकती, तो इसी की ड्यूटी होती है। तो रिफ्रेशमेंट कमेटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं कमेटी फॉर द ऑफिशियल। अब ये कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूर्नामेंट होगा, मैच होंगे, मैच बिल्कुल फेयर होने चाहिए, रूल्स के साथ होने चाहिए, तो यहां पे हमें क्वालिफाइड ऑफिशियल्स चाहिए। तो यहां पे कमेटी को अपने बजट के अंदर, ठीक है, अपने लिए क्वालिफाइड ऑफिशियल्स को ढूंढना होता है जो कि अच्छे से मैच के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स डेकोरेशन कमेटी। अब ये डेकोरेशन कमेटी का काम भी स्टूडेंट्स बहुत हार्ड होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट से लेके एंड डे तक डेकोरेशन कमेटी को काम करना पड़ता है कि कैसे पंडाल को सजाना है, वेलकम एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, जिस दिन लास्ट डे टूर्नामेंट का उस तरह से उस टाइम पे कैसे क्या क्या मैनेज करना है, तो ये सारा डेकोरेशन कमेटी का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटी। तो प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट हुई क्योंकि इन्होंने ये कलेक्ट करना है पहले कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी आ रही हैं, हमें पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स कितने देने हैं, कितने इसमें से विनर निकलेंगे, कितनों को हमने मेडल्स देने हैं, तो ये सारा परचेज करना और डिपॉजिट करवाना, ये सारी जो है प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटी का ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी स्टूडेंट्स ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट से लेके एंड तक इसका कॉन्टिन्यू काम होता है। इस कमेटी में हमें 2 अनाउंसमेंट तो चाहिए ही होते हैं, 2 अनाउंसर्स तो हमें चाहिए ही होते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने देखना होता है कि चीफ गेस्ट आ रहा है, उसके लिए उन्होंने कुछ बोलना है, फिर इवेंट्स गोइंग ऑन है, तो कौन सा इवेंट कब स्टार्ट करना है, उसको कॉल्स देनी है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो ये सारे काम क्या है, अनाउंसमेंट कमेटी करती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। तो स्टूडेंट्स यहां पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर तो टूर्नामेंट हमारा स्टे वाला है, 4 डेज चलेगा, 5 डेज चलेगा, तो वहां पे क्या है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि दूर दूर से टीम्स आएंगी, ठीक है, जैसे सीबीएसई के टूर्नामेंट्स में होता है, तो गर्ल्स भी होंगी टीम में, बॉयज भी होंगे, उनके रेजिडेंस का देखना पड़ेगा, उनको अलग स्टे देना है, उनको अलग स्टे देना है, उनके खाने का, उनके वॉशरूम का, उनके हर चीज का इंतजाम करना होता है, वो करना है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी ने, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टूडेंट्स हमने कमेटीज डिस्कस की हैं, तो होप आपको ये सारी कमेटीज जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है जो कमेटीज हमने बनाई हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो स्टूडेंट्स पहले ये क्वेश्चन ऐड नहीं था, अब न्यू सिलेबस में एक डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म में ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, इसीलिए मैं इसको दोबारा करवा रही हूं आपको, क्योंकि यहां पे आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटीज क्या है कि प्री टूर्नामेंट कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, मींस टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट ओवर होने के बाद कौन कौन सी कमेटी को कौन कौन सी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री टूर्नामेंट जो हमारी ड्यूटीज हैं वो क्या होती हैं।
प्री टूर्नामेंट हमें सबसे पहले तो डेट फाइनलाइज करनी है, बजट फाइनलाइज करना है, वेन्यू देखना है, इक्विपमेंट अरेंज करने हैं, हमारे पास कितने प्ले फील्ड हैं, ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन टीम को भेजनी है कि इस डेट को हमारी टूर्नामेंट है, आप अपनी कंफर्मेशंस भेजो, ठीक है, वो रिसीव करनी है, फिर सर्टिफिकेट्स, मेडल, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग, सबका हमने अरेंजमेंट करना है। तो ये आते हैं हमारे प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मैच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए हमें उस ड्यूरिंग बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे हमें रिकॉर्ड शीट्स जो हैं वो साथ के साथ तैयार करनी पड़ती है, रिफ्रेशमेंट मिल रही है प्लेयर्स को कि नहीं मिल रही है, ठीक है, अनाउंसमेंट अच्छे से हो रही है, कोई स्किप तो नहीं हो रहा है, फर्स्ट एड प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, और सुपरविजन टूर्नामेंट की अच्छे से हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें आती हैं ड्यूरिंग कंपटीशन। और लास्ट में आता है हमारा पोस्ट कंपटीशन। पोस्ट कंपटीशन में क्या है कि कुछ टीम हार जाती है, वो पहले चली जाती है, तो हमें वहां पे ध्यान रखना होता है, और एक लास्ट डे है, तब भी जब टीम्स ने जाना होता है तब भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमें उनकी सिक्योरिटी को वापस करना होता है, रिफंड करनी होती है, ठीक है, फिर प्रेस नोट बनाना होता है, ड्यू पेमेंट्स जो हमारी होती हैं, कुछ टेंट वालों की होती हैं, कुछ फूड वालों की होती है, मींस ये जो ड्यू पेमेंट्स होती है ये हमें सारी क्लियर करनी होती है, ठीक है, और एक कलेक्ट करनी होती है रिपोर्ट पूरे टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट कैसा गया, किसने कैसे पार्टिसिपेट किया, कौन टीम विनर हुई, एक पूरी रिपोर्ट भी हमें तैयार करनी पड़ती है। तो ये हमारे आता है हमारे पोस्ट कमेटीज में। ओके, प्लानिंग के बाद अब बारी आती है टूर्नामेंट की। टूर्नामेंट क्या होता है? अ टूर्नामेंट इज अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन विच प्लेयर हु विन अ मैच कंटिन्यू टू प्ले फर्दर मैचेस अंटिल जस्ट वन पर्सन और टीम इज लेफ्ट। मींस जो टूर्नामेंट है वो बहुत सारी टीम्स के बीच में एक स्पेशल कंपटीशन होता है, ठीक है, जिसमें से कि कोई एक ही टीम जो है वो आगे जाके विनर होती है, जो कि आगे जाके विनर कहलाई जाती है। बट एक हेल्दी टूर्नामेंट जो है वो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। वो हेल्दी फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं कि हमारे पास बजट कितना है, हमारा फंड जो है हमें हमारे पास वो कितना है, और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो गेम हम करवाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड हमारे पास ग्राउंड्स हैं कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं बहुत डिपेंड करती हैं एक हेल्दी टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए। ओके, तो नाउ हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट हमारा टूर्नामेंट, क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस? तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि जो टूर्नामेंट है ये एंशिएंट टाइम से ही चलते आ रहे हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है इनके अंदर एक टास्क करने की, मुकाबला करने की, कंपटीशन करने की एक इच्छा होती है, डिजायर होती है, और ये शुरू से ही है। बस फर्क सिर्फ इतना आया है, पहले ये थोड़े कम रूल्स के साथ होता था और लिमिटेड होता था। आज के टाइम में क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं और बहुत सारे तरह के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाई जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो टूर्नामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। एक बच्चे की, एक ह्यूमन बीइंग की ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो हम टूर्नामेंट के साथ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है डेवलपमेंट स्पोर्ट्स स्किल। तो दिस इज अंडरस्टूड कि जब एक प्लेयर जो है वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो वहां पे जब वो खेलता है तो सिर्फ कुछ टेक्निकल या टेक्निक्स ही नहीं सीखता है, तो वहां पे वो कुछ टैक्टिक्स भी अपनी डेवलप करता है जो उसके आगे जाके बहुत काम आते हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है एक प्लेयर की स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्प इन पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। इसका क्या मतलब है हमारा? देखिए कोई भी स्पोर्ट्स होता है उसको पॉपुलर तो करना ही होता है। अब जैसे कोई नया स्पोर्ट्स एग्जांपल की ऐड हुआ है, अब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो स्पेक्टेटर्स क्या है उसकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स को देखने में और किसी नई गेम को जानने के लिए, ठीक है। तो जो हमारी जो टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस है कि हमें उसको एक बढ़ावा भी देना है, उसको पॉपुलर भी करना है हमें टूर्नामेंट को, ठीक है, जिसके साथ ही क्या है जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए और हम उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और वो मैच को देखने भी आए और हमारा जो टूर्नामेंट है वो सक्सेस भी हो जाए, हमारी गेम जो है वो लॉन्च भी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ अ गुड प्लेयर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
ये एक ऐसी चीज है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने नेशनल खेलने जाना है बेटा, मैं आपको बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के एग्जांपल्स नहीं दूंगी क्योंकि छोटे लेवल के टूर्नामेंट आप यहाँ पे लिमिटेड ही खेलते हो, आप सारे तो कोई वर्ल्ड कप एंड ऑल ये गेम्स खेलते नहीं हो। तो जो स्कूल्स में गेम्स खेली जाती है मैं उन्हीं के साथ रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको सारा समझ आ जाए। तो सपोज करो हमने नेशनल खेलने जाना है, नेशनल खेलने के लिए हमें बहुत अच्छी टीम चाहिए। तो वो टीम कैसे बनती है, वो स्टेट के प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट स्टेट के प्लेयर्स जो है वो हम लेते हैं, तब ये टीम बनती है। तो हम क्या करेंगे, स्टेट के जो टूर्नामेंट हुए हैं उनको देखेंगे, उनमें से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिन प्लेयर ने दी है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, उस कैंप में से हम देखेंगे कि बेस्ट वन कौन से प्लेयर है, तो एक टीम जो है हमारी नेशनल के लिए रेडी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छी टीम चाहिए तो हम जोन में से उठाएंगे, स्टेट के लिए अच्छी चाहिए तो हम डिस्ट्रिक्ट में से उठाएंगे। इस तरह से जो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है एक अच्छे प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए, टूर्नामेंट जो है वो इस तरह से हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। यस, टूर्नामेंट एक बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रिएशन का। इसके साथ जो स्पेक्टेटर्स हैं वो तो इंजॉय करते ही हैं, जो प्लेयर्स हैं वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है, और जो स्पेक्टेटर है उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा इसमें होता है कि वो रेडी होते हैं स्पेंड करने के लिए, उनको मनी की कोई टेंशन नहीं होती, वो हेजिटेट नहीं करते बिल्कुल भी कि कितना हमारी मनी जो है वो स्पेंड हो रही है। वो ओलंपिक टूर्नामेंट देखने भी चले जाते हैं, आईपीएल भी देखते हैं, मींस वो हर तरह के टूर्नामेंट्स को देखना इंजॉय करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और हेल्दी वे है रिक्रिएशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज के बिना हमारा सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जो स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स होती हैं यही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग अपने अंदर की क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। कैसे, हमारे अंदर टॉलरेंस आती है क्योंकि हम रूल्स में रहना सीखते हैं, हमारी लिमिट्स होती हैं उनको हमें क्रॉस नहीं करना होता है, हमें सिंपैथी आती है क्योंकि कोई भी गिर जाए, किसी को चोट लग जाए खेल में तो हम उसका हाल पूछते हैं, हार भी जाते हैं तब भी हमारे अंदर विल पावर रहती है, ठीक है। और ब्रदरहुड रहता है कि हमारे जो ओपोनेंट टीम होती है उनके साथ भी हमें कोई पर्सनल रंजिश नहीं रखते, पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये जो सारी सोशल क्वालिटीज है हम सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही डेवलप कर सकते हैं, और इनकी अच्छे से हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो टूर्नामेंट्स के थ्रू होती है, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट्स में हम इन लोगों से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस। अब ये जो यूनिटी एंड पीस है ये डेवलप करता है नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड को, ठीक है, क्योंकि ये जो है हम लोग पीस और यूनिटी को बाहर से, मींस अगर हम इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहे हैं तो वहां से डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, हम उनके साथ मिलते हैं, नेशनल कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेट के लोगों के साथ मिलते हैं, मींस कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लेक्शन, कोई कलर, कुछ भी टूर्नामेंट्स में, स्पोर्ट्स में जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टूर्नामेंट्स का पार्ट। नेक्स्ट हमारी बारी आती है टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स कितनी तरह के होते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट है, एक लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है एंड चैलेंज टूर्नामेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो तीन ये टूर्नामेंट है, ठीक है, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन, ये हम अपने सिलेबस में करेंगे, बट कभी इनलिस्ट करने की बारी आई तो आपको चैलेंज टूर्नामेंट को साथ में इनलिस्ट करना ही करना है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये टूर्नामेंट्स खेले भी होंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे जो ये टूर्नामेंट्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हम सिर्फ थोड़ा सा जो है थ्योरी इसकी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बारी आती है नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ये वो टूर्नामेंट होता है जिसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके पहले मैचेस निकाले जाते हैं, फिर मैचेस निकालने के बाद जब उनके फिक्चर्स बनते हैं और अगर एक टीम एक मैच खेलती है, अगर वो हार जाती है उसमें, ठीक है, तो उसके पास दोबारा मैच खेलने का चांस नहीं होता है। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जब कोई एक टीम एक बार इलिमिनेट हो गई है तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। और नॉकआउट टूर्नामेंट के दो टाइप्स हैं, एक है हमारा ये सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट और एक है हमारा कंसोलेशन टूर्नामेंट और डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये जो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट है बेटा, ये सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें हम एक बार खेलते हैं, हारते हैं और बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब कंसोलेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जो आपको चांस देता है कि अगर आप एक बार हार गए हो तो आपको दोबारा आपकी एबिलिटी को शो करने
दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है, इसके आगे दो टाइप्स में, एक टाइप नंबर 1 है, एक टाइप नंबर 2 है। अब जो टाइप नंबर 1 होती है बेटा, इसको ध्यान से सुनना, आप वैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, पर थ्योरी आप ध्यान से सुनना। ठीक है, टाइप 1 कंसोलेशन में क्या होता है, जो टीम्स पहले राउंड में हार चुकी होती हैं, मीन्स पहला राउंड चल रहा है, जब पहले राउंड में जब हार जाती है वो टीम, तो उनका आपस में मैच करवाया जाता है, फिर से एक चांस उनको दिया जाता है। एक वो टीम, ठीक है, पहले राउंड में हारी हुई टीम, और जिसको बाई मिल जाती है वो टीम भी इसमें इंक्लूड होती है अगर वो सेकंड राउंड में हार जाती है। मींस बाई ली हुई टीम सेकंड राउंड में हार जाए और फर्स्ट राउंड में जो टीम हार गई है उनका आपस में मैच करवाया जाता है एक चांस देने के लिए। ठीक है, ये आता है टाइप 1 में। अब टाइप 2 में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक रेगुलर टूर्नामेंट चल रहा है, एक लगातार मैच चल रहा है बेटा, लगातार टूर्नामेंट चल रहा है। फर्स्ट राउंड में टीम्स हार रही हैं, सेकंड राउंड में टीम्स हार रही हैं, थर्ड राउंड में टीम्स हार रही हैं, फोर्थ राउंड में टीम्स हार रही हैं, फिफ्थ में जाके एक विनर निकलती है और एक हार जाती है। ठीक है, तो वो जितनी भी अब रेगुलर टीम्स हैं, रेगुलर टूर्नामेंट की टीम्स है, वो सारी हार गई हैं, तो उनका एक मैच जो है अलग करवाया जाता है। ठीक है, फिर उनका विनर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलेशन टाइप 2। तो ये होता है कंसोलेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट उसको बोलते हैं जहां पे विनर ऑफ रेगुलर टूर्नामेंट, रेगुलर मींस लगातार जो टीम मैचेस खेल रही थी, और रेगुलर टूर्नामेंट का जो विनर है वो, और ये टाइप 2 टूर्नामेंट का विनर जो है, जब ये दोनों आपस में मैच खेलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। सो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको मैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू बताती हूं कि नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिकली क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहाँ पे हमने 4 टीम्स ली हैं। ये 4 टीम्स, जैसे हम देख लो फाइनल का मैच होना है, सपोज करो नेशनल्स में फाइनल जा रहा है या स्टेट में फाइनल जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल से 4 टीम्स ले लेते हैं। उन 4 टीम्स को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब ये 4 टीम्स जो हैं ये फिक्स की जाती हैं, इनका जैसे इस फर्स्ट टीम का इस टीम के साथ मैच करवा देते हैं, इसमें से ये टीम हार जाती है तो ये टीम आगे निकल आती है। ठीक है, अब इस टीम का इसके साथ मैच हो गया, ये हार गई और ये आगे निकल गई। ठीक है, अब इन दोनों का में से जो है, जो टीम हारेगी वो रह जाएगी और जो जीत जाएगी वो विनर आ जाएगी। तो ये होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिकली। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। देखिए यहाँ पे हमने राउंड 1 है और ये राउंड 2 है। अब जैसे कंसोलेशन टूर्नामेंट में हमने किया ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना जरा, ये राउंड 1 है। अब ये राउंड 1 में जैसे यहाँ पे ये बी टीम हार गई, इसको हम सर्कल कर देंगे। अगर ये बी टीम हारी हुई है ना, तो बी टीम को हमने सर्कल करके रख लेना है। यहाँ पे डी टीम हारी है, तो मतलब जो कंसोलेशन टूर्नामेंट नंबर 1 होगा तो उसमें ये जो टीम्स भी हैं ये आपस में खेलेंगी। ठीक है, और अगर सपोज मतलब रेगुलर टूर्नामेंट ये है कि जैसे पूरा टूर्नामेंट चला, अब यहाँ पे क्या है, ए बी बीच में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट में। अब आगे डिस्कस करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। एडवांटेज क्या है इसके, लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होता, ऑफिशियल जो है वो भी कम आते हैं, इसमें खर्चा भी कम होता है, और इसके साथ जो बहुत अच्छी चीज होती है, स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो जाता है गेम्स का, क्योंकि हर टीम को ये डर होता है कि कहीं हम पहले राउंड में ही ना हार जाए, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वहीं पे इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज में आता है कि कई बार बहुत अच्छी टीम है पहले ही राउंड में हार जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ आता है कि बहुत अच्छी टीम है, उसके वो साइकोलॉजिकली उसमें से कोई प्लेयर डिप्रेस हो जाता है कि हाय कहीं हम लोग हार ना जाएं पहले ही राउंड में। ठीक है, इस डर से वो ऐसे प्रॉब्लम में फेस करते हैं। और तीसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ टूर्नामेंट लॉस्ट व्हेन गुड टीम्स इलिमिनेट। अब इसको आपको मैं इस चार्ट के थ्रू बताती हूँ कि सपोज करो यहाँ पे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये जिम्बाब्वे आ गया, ठीक है, ये श्रीलंका आ गया। सपोज करो हमारा इंटरेस्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब हमने इंडिया और पाकिस्तान को एक ही पूल में कर दिया। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, हमारी जो इंडिया आगे निकल गई या पाकिस्तान आगे निकल गई, इनमें से क्या जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से सपोज करो श्रीलंका हार गई, जिम्बाब्वे आगे निकल गई। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उनको लगेगा भाई ये तो वन साइडेड मैच जाएगा। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, जब बहुत अच्छी टीम जो है वो हार जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट, स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। ये बेस्ट टूर्नामेंट
टूर्नामेंट का वे होता है, मींस यही वे सबसे अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट हम उस टूर्नामेंट को कहते हैं जिसमें हर टीम के साथ एक एक बार खेलती है। ऐसा नहीं है कि एक मैच खेल के बाहर चली गई। लीग टूर्नामेंट में हर टीम के साथ एक एक बार मैच खेलती ही है। और इसके मैच खेलने का फॉर्मूला क्या है, n मींस नंबर ऑफ टीम्स, n-1/2, ये सिंगल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला होता है। और डबल लीग टूर्नामेंट वो होता है जिसमें हर टीम के साथ 2 बार खेलेगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, n-1। ओके, तो आगे डबल लीग टूर्नामेंट के 3 मेथड है, एक साइक्लिक मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है एंड टेबुलर मेथड है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 मेथड जो है इंक्लूड है, साइक्लिक और स्टेयरकेस। उसके बाद बारी आती है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं 2 टूर्नामेंट्स के मेथड्स को मिला के बना हुआ, ठीक है, जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, यहां पे मैं आपको बताती हूँ बेटा, हमें स्टेट तक जाना है। जोन में हमने क्या किया, नॉकआउट के साथ सारे मैचेस खेले, डिस्ट्रिक्ट में हमने नॉकआउट के साथ सारे मैचेस खेले, आगे स्टेट में भी नॉकआउट में खेलेंगे, ठीक है। मींस सारे मैचेस जो है नॉकआउट के साथ ही गए। नॉकआउट कम लीग, ये क्या होता है, हमने जोन में नॉकआउट के साथ खेल लिए, डिस्ट्रिक्ट में नॉकआउट के साथ खेल लिए, अब आगे स्टेट में जाएंगे तो वहां पे लीग के साथ खेलेंगे। मींस नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग। सेम यहाँ पे लीग कम लीग, मतलब सारे मैचेस लीग के साथ खेलने हैं, एंड तक लीग के साथ जाएंगे। लीग कम नॉकआउट मींस हमने बिगनिंग में लीग खेल ली है और फाइनल में हम नॉकआउट के साथ सारे मैचेस खेलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हमने थ्योरी में डिस्कस किए हैं, इनको हम बहुत अच्छे से, मेरे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा वो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट पूरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो डोंट वरी, बट आप सुन के इसको अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है टर्न हमारी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हमारे लीग टूर्नामेंट के। लीग टूर्नामेंट के एडवांटेज क्या है, ये बहुत लंबा चलता है एक, ठीक है, और हर जो टीम है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने स्कोर अचीव करती है और फिर विन करते हैं, ठीक है। इसमें जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मैचेस जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये काफी लंबे टूर्नामेंट्स चलते हैं, इसमें स्पेंड भी ज्यादा हो जाता है, बहुत मनी जो है इसमें स्पेंड, खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये आता है इसी में कि ये कॉस्ट वही मोर है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड मोर अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल टीम, सबको देना पड़ता है खाने का खर्चा, ठीक है, ऑफिशिएटिंग का खर्चा सारा, तो ये बहुत महंगा टूर्नामेंट पड़ता है। टूर्नामेंट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है विनर को डिसाइड करने के लिए। ओके, सो ये जो टूर्नामेंट है ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, योर फिजिकल एजुकेशन टीचर मोनिका शर्मा। नाउ अगेन within 2-3 days I'll come back with my new video, okay, with the pictures only. So till that, bye.